हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग बीएससी के थर्ड ईयर 5वें सेमेस्टर में फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे। यूनिट 4 पार्ट 1 की हमारी जो है सेंट्रल फोर्स, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या, केपलर्स लॉ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केपलर्स लॉ होता क्या है। व्हाट इज केपलर्स लॉ, केपलर के का नियम क्या है। तो केपलर्स लॉ formulated by a German astronomer Johannes Kepler in the early 17th century describe the motion of planet। ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। केपलर्स लॉ अभी आते हैं। केपलर्स ने केपलर्स ने जो 3 लॉ दिए थे, कितने लॉ दिए थे हमें टोटल, केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे। पहले लॉ का क्या नाम है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ एरिया। अभी इसको हम अच्छे से देखेंगे, मतलब क्या होता है। पहले मैं ऐसे 3 लॉ आपको एक बार बता दे रहा हूँ। और थर्ड लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पहला लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर का पहला नियम। तो पहला लॉ कह रहा है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्स विद द सन लोकेटेड एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द इलिप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सन है, तो जो सूर्य है, ये यहाँ पे सन है, तो में मूव करते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर एक इलिप्स शेप में प्लैनेट जो है वो मूव करते हैं। और जो हमारा ये सन है वो एक फोकाई का काम करता है, मतलब फोकस होता है, ठीक है, इलिप्स का। मतलब 2 फोकस होंगे, एक ये। तो सन जो हमारा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पर भी सन हो सकता है, प्लैनेट्स यहाँ ऐसे मूव करेंगे, और यहाँ पर भी सन हो सकता है, ठीक है। तो एक इलिप्स में मूव करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी, दी ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्स। जो सन के अराउंड में जो ऑर्बिट है वो एक इलिप्स फॉर्म में है, ठीक है। विद द सन लोकेटेड एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द इलिप्स, मतलब कि जो सन है वो दोनों में से एक फोकाई पे हो सकता है, ठीक है, फोकस पे हो सकता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द प्लैनेट फॉलोज एन elongated path in which the sun is not located at the center but rather than one focus of the ellipse। वही यहाँ पर भी लिखा है कि जो प्लैनेट्स मूव करते हैं तो सेंटर पे सन नहीं होता है, लेकिन वो जो इलिप्स के जो 2 फोकस हैं उसमें से एक फोकस में सन प्रेजेंट होता है। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है, केपलर्स का पहला नियम। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं जो हिंदी प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए भी लिखा, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया। अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। केपलर्स का दूसरा नियम क्या कहता है। केपलर्स का दूसरा नियम ये कहता है, पहले नियम में मतलब इसका जो है एक क्या होगा, पहले नियम में अगर जैसे आंसर लिखेंगे तो उसमें एक पॉइंट ये हम ऐड कर सकते हैं, मतलब जो मेन इसका वो है क्या है कि जो सन है, सन के चारों जो ऑर्बिट है, जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। इतना ही है फर्स्ट लॉ में कि जो सन है उसके जो चारों ओर ऑर्बिट जो कक्षा बनती है, जो प्लैनेट्स मूव करते हैं वो एक इलिप्स शेप में मूव करते हैं, ठीक है। और सन जो है हमारा वो 2 फोकस में से एक जगह पे प्रेजेंट होता है। तो आते हैं दूसरे नियम की ओर। केपलर्स का दूसरा नियम, केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ इक्वल एरिया, जैसा मैंने बताया था अभी, लॉ ऑफ इक्वल एरिया बोलते हैं। तो अभी ये होता क्या है, तो पहले इसको यहाँ पे आके थोड़ा समझते हैं कि केपलर सेकंड लॉ होता क्या है, ठीक है। तो केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया भी इसको हम बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर लेट कर सकते हैं, ये क्या है हमारा, एक सन है। सबसे पहले देखते हैं, ये एक इलिप्स है, ओके, ये क्या है, एक इलिप्स है, ठीक है। ये एक इलिप्स हो गई। जो ये हमारी क्या है, मेजर एक्सिस, इसको हम ए से भी डिनोट करते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2a, ओके। ये टोटल डिस्टेंस हम 2a लेंगे या a लेंगे, तो a/2 यहाँ पे करना पड़ेगा जब हाफ करेंगे। और ये जो है ये हमारी माइनर एक्सिस है, इसको हम b से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इतनी b हो गई, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 2b, ठीक है। ये अगर a लेट कर रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, इलिप्स हो गई। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ओके। तो यहाँ पर सन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर सन प्रेजेंट है। एक सेकंड में यहाँ पे मेजर और माइनर एक्सिस बना भी देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो हमें। ये मेजर एक्सिस हो जाएगी और ये माइनर एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये सन जो है ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा।
सन जो हमारा बीच में होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हमारा मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। टोटल बी टोटल ए, आधा क्या हो जाएगा a/2, या फिर अगर पूरा 2 भी लेंगे तो ये पूरा 2 भी लेंगे तो ये b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्लेनेट है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेनेट हमारा यहाँ पर प्रेजेंट था, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा प्लेनेट, मान लेते हैं वेलोसिटी v है, यहाँ पे एक प्लेनेट है p, ठीक है। वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से वो, ये मान लेते हैं क्या है, एक प्लेनेट है यहाँ पे, ठीक है, जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। और वो जो प्लेनेट है किसी टाइम t में यहाँ से यहाँ जाने में उसे t टाइम लगा होगा उस प्लेनेट को, यहाँ पर वो पहुँच गया, वेलोसिटी उसकी कितनी है v है। यहाँ पर प्लेनेट p था, मान लेते हैं p पॉइंट पे p था, अभी वो कहाँ पे पहुँच गया है अभी वो कहाँ पे पहुँच गया है p डैश, ठीक है। अभी वो p डैश पे है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो सूर्य, तो जितना टाइम उसने ये जो एरिया कवर किया उसने t टाइम में, ये जो एरिया कवर की है उसने, ये एरिया जो बीच की एरिया है उसने जितनी टाइम में कवर किया है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये डेल ए कवर किया इसने, ठीक, तो उतनी ही एरिया, और मान लेते हैं किसी भी उसी सेम टी टाइम में वो प्लेनेट यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है, तो उतनी एरिया वो यहाँ भी कवर करेगा, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया, कि कोई प्लेनेट हमारा पी अगर यहाँ पर है, मान लेते हैं किसी पॉइंट पर है एलिप्स पे, और टी टाइम में वो जितनी एरिया कवर करेगा उतनी ही एरिया, मतलब सेम टाइम में उतनी ही टी टाइम में, टाइम वहाँ भी टी लगेगा, और यहाँ जितना उसने मूव किया है यहाँ पर भी टाइम टी रहेगा, ठीक है। टी हमारा सेम रहेगा, टी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। टी हमारा सेम रहेगा, जितनी एरिया उसने यहाँ पे कवर किया है वही एरिया वो यहाँ पर भी कवर करेगा। तो यही हमारा केपलर सेकंड लॉ कहता है, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। तो अ लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। वही मैंने आपको भी समझाया कि जो जितनी एरिया वो सन से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही प्लैनेट को, जितनी एरिया वो कवर करेगा टी टाइम में एक इक्वल टाइम इंटरवल में, उसकी वही एरिया वो इधर भी टी टाइम में ही कवर करेगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट प्लैनेट moves faster when it is closer to the sun and slower when it is farther away। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये डिस्टेंस दूर है, तो इसका मतलब यहाँ पर सन से अगर प्लैनेट दूर है तो धीमे मोशन कर रहा है, धीमी गति से मूव कर रहा है। बट जब सन के पास आया प्लैनेट, ठीक है, तो वो उसकी जो वेलोसिटी है वो तेज हो गई, वो फास्ट मूव कर रहा है, तेज़ी से मूव कर रहा है रिस्पेक्ट टू यहाँ पे, कंपेयर टू यहाँ, ठीक है। जब प्लैनेट यहाँ था, सन से दूर था, तब वो धीरे मूव कर रहा था, जब वो सन के पास आया तब वो उसकी जो वेलोसिटी थी, उसका जो मूवमेंट था वो तेज हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखी है, हिंदी में नोट्स है, मतलब ताकि हिंदी वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इन अदर वर्ड्स द रेट एट विच अ प्लैनेट स्वीप्स आउट एन एरिया इज इन इट्स ऑर्बिट इज कांस्टेंट। तो जो ऑर्बिट है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब आते हैं केपलर थर्ड लॉ की ओर। तो सेकंड लॉ में हमने, फर्स्ट लॉ में हमने क्या सीखा कि जो फर्स्ट लॉ हमारा क्या था कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो एक इलिप्स में मूव करेंगे, ऑर्बिट में, ठीक है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे। दूसरा लॉ क्या था, इक्वल एरिया था, कि सन जो क्या कहते हैं प्लैनेट मूव कर रहा है वो जितनी टी टाइम में जितनी एरिया वहाँ कवर करेगा उतनी ही एरिया यहाँ पर भी कवर करेगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड लॉ की ओर। थर्ड लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक लॉ भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ को हार्मोनिक लॉ भी कहते हैं। द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस टाइम पीरियड है, ठीक है, उसका स्क्वायर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
इसका सिंपल सा यही मतलब हुआ कि उसके जो एरिया, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो एवरेज एरिया कवर कर रहा है सन से, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वही चीज़ लिखी, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एवरेज डिस्टेंस का सिंबल होगा। ठीक है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, वेयर टी represent the orbital period of the planet and A denotes the semi-major axis of its elliptical orbit. This law implies that the farther a planet is from the sun, the longer its orbital period. मतलब कि जो प्लैनेट है सन से जितनी दूर होगा उसका ऑर्बिटल पीरियड उतना ही लंबा होगा, उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है। केपलर का तीसरा नियम, किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि है। यहाँ पर भी ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप लोग सही कर लेना। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। मतलब क्या है, डेरिवेशन। यहाँ से मतलब डेरिवेशन, हाँ कह सकते हैं डेरिवेशन ही है। तो यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, डेरिवेशन। ठीक है, केपलर्स के तीनों लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब फिर से एक बार देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ी अलग चीज़ें हैं। तो यह देखते हैं, अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने पढ़ चुका है। हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई, द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज क्लोज टू द सन इज नोन एज पेरीहेलियन। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। क्या कहते हैं इसको, पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक है, किसे, द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज क्लोज टू द सन, उस बिंदु पर जहाँ पर जो प्लैनेट है वो सन के पास है, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस पॉइंट को पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक, अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन, सूर्य से 147 मिलियन किलोमीटर दूर। ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पेरीहेलियन। एंड द पॉइंट एट विच द सन इज फार्दर फ्रॉम द सन, और उस पॉइंट को, जो प्लैनेट जहाँ पर सन से सबसे ज़्यादा दूर होगा, उसको एपीहेलियन कहेंगे। ठीक, उसको क्या कहेंगे, एपीहेलियन कहेंगे। 152 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम दी सन, सूर्य से 152 किलोमीटर दूरी पर। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलिप्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एनी प्लैनेट फ्रॉम टू पोकाई इज कांस्टेंट। वही चीज़ है, मतलब जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ पर हिंदी में भी वही चीज़ें लिखी है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। फर्स्ट लॉ में कुछ है नहीं डेरिवेशन का। ठीक है, केपलर सेकंड लॉ की ओर आते हैं। केपलर सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी इसको कहते हैं। केपलर्स सेकंड लॉ स्टेट्स द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन ऑफ द प्लैनेट स्वीप्स आउट। ओके, ये हिंदी में है वही चीज़ें। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पे। ठीक है, एज द ऑर्बिट इज़ नॉट सर्कुलर, ऑर्बिट जो हमारा वो सर्कुलर नहीं है, एक इलिप्टिकल फॉर्म में रहता है, हमें पता है। ठीक है, द प्लैनेट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कांस्टेंट इन इट्स पाथ, जो प्लैनेट की काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। इट हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी नियर द पेरीहेलियन एंड लेस काइनेटिक एनर्जी नियर द एपीहेलियन। पेरीहेलियन क्या था हमारा, अभी ऊपर हमने देखा था कि जहाँ पर प्लैनेट सन से एकदम पास होता है। ठीक है, वो क्या, कौन सा पॉइंट है, पेरीहेलियन। तो यहाँ पर क्या होगा, पेरीहेलियन पे क्या होगा, इट हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी नियर द पेरीहेलियन एंड लेस काइनेटिक एनर्जी नियर द एपीहेलियन। मतलब जब अगर प्लैनेट जो है सूर्य के पास रहेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब सूर्य से वो दूर रहेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं। जब वो सन के पास होता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जब सन से दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। इम्प्लाइज मोर स्पीड ऑफ द पेरीहेलियन एंड लेस स्पीड वी मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम होती है एपीहेलियन। एपीहेलियन पे क्या होती है, इसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है। द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एट पेरीहेलियन आर मिनिमम, उसको मिनिमम, एंड द एपीहेलियन आर मैक्सिमम। ठीक है, एपीहेलियन पे क्या होता है, मैक्सिमम होती है डिस्टेंस, और पेरीहेलियन पे डिस्टेंस मिनिमम होती है। अब यहाँ पे वही जो चीज़ें हैं वहाँ पे ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। आर मिनिमम जो डिस्टेंस है मिनिमम प्लस मैक्सिमम, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है मिनिमम प्लस है, उन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, 2a। क्या था हमारा, मेजर एक्सिस इनटू लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे क्या, यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
The law can be verified. At any point of time, the angular momentum can be given as L is equal mr स्क्वायर ओमेगा. ये क्या है? W नहीं, ये ओमेगा है. ओके, ओमेगा, mr ओमेगा. Now consider a small area del A described in a short time interval del t and the covered angle is del theta. Let the radius of curvature of the path be r. Radius of curvature r है. Then the length of the arc covered by covered is equal क्या हो जाएगा? r del theta. ठीक है, यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा? डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल एल अपॉन 2m. एंगुलर एल हमारा क्या है पे? एल कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी ए अपॉन डी टी ये हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा. और डी ए अपॉन डी टी ये है क्या? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरियल वेलोसिटी. इसी को कहते हैं एरियल वेलोसिटी. ठीक है, डी ए अपॉन डी टी को एरियल वेलोसिटी कहते हैं. तो यहाँ से डी एरियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. वही यहाँ पे भी लिखी है. नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इज अ कांस्टेंट, दस डी ए बाई डी टी इज इक्वल कांस्टेंट. तो और क्या कहते हैं? ये डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी टी हमारा क्या है? एरियल वेलोसिटी है. ठीक है, इसी को कहते हैं एरियल वेलोसिटी. आगे देखते हैं. द एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज द एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट. डिफिनेशन और बन सकती है. केपलर सेकंड लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज द एरियल वेलोसिटी. वही जो मैंने आपको बताया, डी ए अपॉन डी टी. ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? एरियल वेलोसिटी. द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट. तो एरियल वेलोसिटी क्या है हमारी? वो कांस्टेंट रहेगी. विच इम्प्लाइज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट. जो एंगुलर मोमेंटम होगा प्लैनेट का वो भी कांस्टेंट ही रहेगा. एज द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, द प्लैनेटरी मोशंस आर प्लैनर मोशन विच इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेंट्रल फोर्स. अब आते हैं केपलर्स थर्ड लॉ की ओर. केपलर्स थर्ड लॉ में क्या है? द लॉ ऑफ पीरियड अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi major axis. इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा यही मतलब है कि टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है, जितना टाइम पीरियड लगेगा प्लैनेट को, मतलब एक चक्कर काटने में जो टाइम पीरियड लगेगा, मान लेते हैं टी टाइम पीरियड लगा, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो सेमी मेजर एक्सिस है हमारा. मेजर एक्सिस क्या था हमारा? ये एक इलिप्स है, ये माइनर एक्सिस था, टोटल बी था. ये क्या है? मेजर एक्सिस, स्मॉल ए, टोटल ए है. ठीक है, आधा कितना हो जाएगा? टोटल 2a है, सॉरी टोटल 2a है, आधा कितना हो जाएगा? ए. ये टोटल 2b है, आधा कितना हो जाएगा? बी. तो जो हमारा सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस यानी कि ए, मेजर एक्सिस ए से डिनोट करते थे, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. वही चीज़ यहाँ पर लिखी है. The law of period according to Kepler's law of period, the square of the time period of revolution of a planet around the sun is in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi major axis. वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखी है. और आगे क्या है? आगे the shorter the orbit of the planet around the sun, the shorter the time taken to complete one revolution. वही चीज़ है यहाँ. ये सन है हमारा, तो यहाँ और जो ये इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है, तो सबसे जो पास में जो प्लैनेट होगा वो अपना चक्कर जल्दी पूरा करेगा, और जो दूर होगा वो अपना चक्कर देर में पूरा करेगा, उसको ज़्यादा टाइम. तो ये क्या है? पी स्क्वायर इज इक्वल 4 स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी m1 प्लस m2 अपॉन इंटू ए का क्यूब, वेयर m1 एंड m2 आर द मासेस ऑफ द टू ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स इन सोलर मासेस, जहाँ m1 और m2 सौर द्रव्यमान में परिक्रमा करने वाली दो वस्तुओं के द्रव्यमान है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं. उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा. अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.
कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर। ओके, थैंक यू।